आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, वाटर एंड सॉल्यूशंस, जहाँ पे वाटर मेनली इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले समझ आना चाहिए टू और मोर सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं अगर थ्रू आउट कोई मिक्सचर यूनिफॉर्म है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर विल हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। तो अब बेसिकली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या हमारा होमोजीनियस होता है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सोल्यूशन के पार्ट क्या होते हैं। तो हम बोलते हैं सोल्यूशन के मेन दो पार्ट होते हैं। अभी बोला था टू और मोर सब्सटेंसेस, तो हम बोलते हैं पहला क्या होता है, सॉल्यूट, जो मेनली हम बोलते हैं लेस अमाउंट में होता है। क्यों लेस अमाउंट में होता है, क्योंकि हम बोलते हैं उसको डिसॉल्व करते हैं, विच इज डिसॉल्व। तो मेनली हमारा सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा सोल्यूशन का पार्ट क्या है, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब हम बोलते हैं इन मोर अमाउंट, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, इन विच डिसॉल्व। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। तो फाइनली हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन समझ आनी चाहिए पहले तो, कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसका जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा फेज ऑफ सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट की तरह होगा। मतलब सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, जैसे एलॉयज वगैरह हो गए हमारे। तो समझ आना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट चीज है कि सॉल्वेंट से डिफाइन होगा कि हमारा फेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये चीज यहाँ से समझ आनी चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल्स एक्वस सॉल्यूशन में बेस्ड होते हैं। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो अब सॉल्वेंट देने की जरूरत नहीं है, वो वाटर होगा। तो यहाँ तक बेसिकली हमने समझ लिया कि सॉल्यूशन के पार्ट क्या होते हैं। अब होमोजीनियस देखते हैं। होमोजीनियस मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने, हमारे पास 10 ग्राम का सॉल्यूट है, जिसमें हमने बोला 100 ml सोल्यूशन है। तीन पार्ट किए हमने, पहला 20 ml, 50 ml, 30 ml। तो बेसिकली प्रोपोर्शन क्या हो गया, 2:5:3। तो 10 ग्राम था, तो सॉल्यूट का भी प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू होमोजीनियस डेफिनेशन। तो ये हमारा कितना होगा, इसके अंदर 2 ग्राम सॉल्यूट, इसके अंदर 5 ग्राम सॉल्यूट, और इसके अंदर 3 ग्राम सॉल्यूट। तो बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस मीन्स जो प्रोपोर्शन पहले सोल्यूशन में होगा वही दूसरे में होगा, वही तीसरे में होगा, अगर ये तीनों सेम सोल्यूशन के पार्ट हैं। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन समझ आनी चाहिए हमें। तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ओके, अब अगला टर्म हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या है, कि हम बोलते हैं बेसिकली सॉल्यूट सोल्यूशन के अंदर हमें पता ही है दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बेसिकली हमें रिलेट करना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो हम बोलते हैं उसके लिए कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, वी कॉल देम कॉन्संट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्संट्रेशन हम क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग, with the help of following relations we can analyze a solution in terms of solute and solvent। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो हमारा प्रोपोर्शन है या मास है या मोल्स हैं, जो भी हम डिफाइन करते हैं उसके लिए जो टर्म्स यूज करते हैं, वी कॉल देम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। So these relations are known as concentration terms। तो ये समझ आना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिलेशंस को हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं।
कितने होते हैं मेनली? 7 पढ़ते हैं हम लोग, 7 लिखे हुए हैं हमारे पास। तो स्टार्ट विद स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोलैरिटी। कैपिटल एम उसका सिंबल होता है, यूनिट भी वही है मोलैलिटी। इसका यूज अभी तो कम होगा, लेकिन आगे 12th में चैप्टर में काफी यूज होता है इसका। मोल फ्रैक्शन काफी जगह यूज होता रहेगा, छोटा छोटा यूज रहता है। परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन में बेसिकली हम बोलते हैं 3 होते हैं हमारे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 3 तरीके की परसेंटेज कैलकुलेशन है हमारे पास, नॉर्मेलिटी एंड पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, बहुत जो स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उसके लिए टर्म यूज किया जाता है। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, लेकिन उससे पहले समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं आर रिलेटेड टू वन अनदर। मतलब अगर हमें एक पता है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास अगर हमें पता है, तो हम उससे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम लोग इंटर कन्वर्जन में चेक भी करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर पता है तो हम उससे रिलेट करके दूसरे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट विद स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। अभी इस पार्ट में हम लोग केवल डेफिनेशन समझेंगे, बाकी डिटेल्ड अदर वीडियोस में रहेंगे। लेकिन अभी डेफिनेशन पहले, सबसे पहले हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से डेफिनेशन बैठे होने चाहिए। अगर हमें डेफिनेशन पे कमांड है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं इसको, पहले तो ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट किया जाता है। तो हम बोलते हैं जो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कहलाता है। तो सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से दैट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो 1 लीटर में जो भी सॉल्यूट का मास होगा वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास सपोज हमें दिया है 40% सोल्यूशन, तो अब अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कैलकुलेशन हमें पता है इसके 3 मीनिंग होते हैं। तो तीनों मीनिंग समझ लेते हैं। पहला है 40% बाय वेट, मतलब वेट। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट होगा, 40 ग्राम, सिंपल, वेट बाय वेट। 40% by weight means 40 gram solution, 40 gram solute. Okay, 40% by volume. 40% by volume means अगर 100 ml solution है तो 40 ml solute होगा, मतलब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मेनली इसका यूज ईडियोमेट्री में होता है, अभी ज्यादा यूज नहीं होगा। या ये बेसिकली जब गैस, ये अगर हम गैस एनालिसिस की बात करेंगे, और लिक्विड्स, अगर लिक्विड्स हैं तो सोल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ऐसा इसका ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। परसेंटेज बाय वॉल्यूम मींस 100 ml solution contains 40 ml solute। एंड लास्ट वन जिसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये 40% बाय स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब अभी पता ही था, मोल पर ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राम पर लीटर तो होगा नहीं क्योंकि परसेंटेज है, मींस 100 ml सोल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट होगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में वेट निकाल रहे हैं, तो मतलब इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ इज नथिंग बट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ये हमारा था स्ट्रेंथ और उससे रिलेटेड परसेंटेज कैलकुलेशन। अब डेफिनेटली कुछ नहीं अगर दिया है, मतलब एनीथिंग इज नॉट स्पेसिफाइड, तो 40% का मतलब हम लोग जो लेंगे वो लेंगे परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट।
एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्योंकि एसिड्स अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम नहीं बोल सकते कि 98 ग्राम में 98 ग्राम H2SO4 होगा, 100 ग्राम में 98 ग्राम H2SO4 होगा, या 100 ग्राम में 65 ग्राम HNO3 होगा। इट्स टू कॉन्सेंट्रेटेड। और हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के लिए हम परसेंटेज वाइज स्ट्रेंथ यूज करते हैं या परसेंटेज वेट वाइज वॉल्यूम यूज करते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिया है तो परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास, एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिनके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब प्रॉपर तुम्हारा मिला हुआ नहीं है सॉल्यूट या प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, तो हम बोलते हैं उस केस में हम ये टर्म नहीं निकाल पाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसके लिए जो सॉल्यूट है वो मस्ट बी डिसॉल्व्ड, पूरा घुला होना चाहिए। प्रॉपर अगर घुला हुआ है देन ओनली वी कैन कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पहला टर्म था। डेफिनेशन दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो भी मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो स्ट्रेंथ कहलाएगा। ओके, सेकेंड वन इज इम्पोर्टेंट, पहले भी डिस्कस तो बता चुके हैं इसको, और दैट इज मोलैरिटी। इसका सिंबल भी कैपिटल एम है और इसकी यूनिट भी कैपिटल एम है, और सिंपली होती है मोल पर लीटर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution। 1 लीटर सोल्यूशन में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो उसकी मोलरिटी कहलाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मास था वो स्ट्रेंथ कहलाता है और जो मोल्स हैं वो मोलरिटी कहलाती है। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो मोलरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से कई बार हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं मोल मोल एनालिसिस के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, m इंटू वी। तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है मोल मोल एनालिसिस में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू m इंटू वी, जहाँ पे v क्या है, लीटर में है वॉल्यूम। ओके, कई बार क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम ml में होता है, तो हम उसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सोल्यूशन। यहाँ पे ml में होगा तो इनटू 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि मोल्स में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल्स बन जाएंगे। जैसे लीटर से मिलीलीटर, मीटर से मिलीमीटर, वैसे मोल से मिली मोल। तो हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा मोल्स की बजाय मिली मोल्स, क्योंकि हम ज्यादातर जो वॉल्यूम यूज करते हैं वो ml में यूज करते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट number of millimoles of solute equal to m into v in ml। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा होना चाहिए कि एक लीटर सोल्यूशन में जो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वही उसकी मोलैरिटी होगी। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट 250 ml solution contains 4 gram NaOH। तो 1000 ml will have 4 divided by 250 into 1000, so 4, so it's a 4, so it's a 16 gram, and 16 gram we need moles, so we know that GMM of NaOH is 40, so we can calculate 60 by 40, so it will be 410.4 molar, so simply its unit is 0.4। तो फाइनली हमें समझ आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए
हमने पहले क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। सिंपली हमें समझ आना चाहिए कि हमने 1000 ml में ग्राम निकाल लिए और फाइनली मोल। ओके, डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वी कैन से दैट मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स, तो मोल्स विल बी 4/40 into 1000 divided by 250 volume, so it will be 410.4 मोलर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन कई बार स्किप हो जाता है, तो यूनिटरी मेथड हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो सिंपली हमें समझ आना चाहिए कि डेफिनेशन अगर हमें याद है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। सिमिलरली थर्ड है हमारा मोलैलिटी, जो मैंने अभी बताया भी था। इसका मेन यूज सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर 12 का है, उसमें यूज होगा, लेकिन अभी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कई बार हमें कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है, वो भी समझ आना चाहिए। तो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए। तो मोलैरिटी क्या है, बेसिकली दिस इज द ओनली रिलेशन मोलैरिटी का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कनेक्ट करता है। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सिंपल है। मोलैरिटी थी 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो सेम, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डेफिनेटली इन ग्राम। केजी में होगा तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अभी ग्राम में है तो इंटू 1000। तो ये बेसिकली समझ आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ओके, कैलकुलेट करके देखते हैं। न्यूमेरिकल 255 ग्राम ऑफ एन aqueous solution contains 5 ग्राम यूरिया। ओके, तो 255 ग्राम में 5 ग्राम यूरिया है। तो कई बार गलती कर देते हैं हम सीधे 255 में मोल्स निकाल लेते हैं। नहीं, हमें क्या चाहिए, पहले सॉल्वेंट चाहिए। तो एक्वस है तो वाटर का, तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 255 माइनस 5, तो 250 ग्राम। तो अभी काफी इजी हो गया हमारे लिए कैलकुलेशन भी। यूरिया का जीएमएम, यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता है तो पता होना चाहिए, NH2CO NH2, और इसका अगर हम जीएमएम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 60। नाइट्रोजन 14, 2 है 28, 4 का हाइड्रोजन 32, 16, 48 प्लस 12 60। तो यहाँ पे यूरिया का हमने जीएमएम निकाल दिया, क्योंकि मोल्स चाहिए होंगे हमें। तो अभी हमारे पास यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। 250 ग्राम में वाटर में हमारे पास कितना है, 5 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1000, 420 ग्राम। 20 ग्राम मोल्स कितने होंगे, 20/60, तो 1/3 स्मॉल एम, इसकी यूनिट स्मॉल एम होती है। तो ये समझ आना चाहिए, स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी। डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमारी जो मोलैलिटी होगी, मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 m। ओके, अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो फिर से वही कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो मोलैलिटी अगर हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा था तो मोल, तो हमारे पास 5 है, जीएमएम 60 है, ये मोल्स आ गए, डिवाइडेड बाई 250 ग्राम मास आ गया, इंटू 1000, तो 12 m3। So finally we got 1/3 small m. So this is the molality. तो सिंपल डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। डेफिनेशन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये भी हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा होना चाहिए।
अगला हमारा जो रिलेशन है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेसिकली फ्रैक्शन से समझ आता है, तो मोल्स में टोटल मोल्स में जो भी मोल्स होंगे, तो मतलब रेशियो ऑफ जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो किसके अंदर, सोल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो सिंपल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही वही होती है, आउट ऑफ जो भी हमारा वन, जो एक का जो पार्ट होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट के n स्मॉल n मोल्स हैं, सॉल्वेंट के कैपिटल N हैं, तो हम बोलेंगे बेसिकली क्या होगा, जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो टोटल मोल्स हो जाएंगे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, तो n अपॉन n प्लस n। सिमिलरली सॉल्वेंट के हो जाएंगे कैपिटल N अपॉन n प्लस n। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें एक मिल जाएगा। और सही बात है, फ्रैक्शन का मतलब है जितने पार्ट करोगे सबको ऐड करोगे तो सिंपली वी विल गेट वन। ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैथमेटिकली, कि हम बोलते हैं समझ आना चाहिए कि जो समेशन ऑफ फ्रैक्शंस होता है वो हमेशा वन रहता है। जैसे समेशन ऑफ परसेंटेज 100 होता है, वैसे फ्रैक्शन में वन रहता है। तो सिंपल था, समझ आना चाहिए। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कहलाएगा, जिसके भी मोल्स हम लोग लेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डेफिनेशंस में, जिसका भी फ्रैक्शन चाहिए मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो फाइनली वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। अगला है परसेंटेज कैलकुलेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला है परसेंटेज बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल है, 100 ग्राम में जो भी मास ऑफ सॉल्यूट होगा वही उसका परसेंटेज बाय वेट कहलाएगा। अगला है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, जिसको हम वेट बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। दैट इज सिंपली वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूट, मतलब 100 ml सोल्यूशन के अंदर जो भी मास सॉल्यूट का होगा वो उसकी परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ कहलाएगी या वेट बाय वॉल्यूम कहलाएगी। और आखिरी जो मैंने बोला था लिक्विड्स में मेनली यूज होगा, लेकिन पता होना चाहिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे 100 ml में जो भी वॉल्यूम सॉल्यूट का होगा वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाएगा, या सिंपली परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये तीनों रिलेशंस हैं, हमें समझ आने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशंस अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास 5 ग्राम सब्सटेंस है, 25 ग्राम सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, परसेंटेज अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वेट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम परसेंटेज बाय वेट ही निकाल सकते हैं। कई बार डेंसिटी दी होती है तो वी कैन रिलेट अदर, लेकिन अभी फिलहाल समझ आना चाहिए यहाँ पे हम वेट बाय वेट निकालने वाले हैं। तो सॉल्वेंट अलग दिया है, सब्सटेंस अलग दिया है, सॉल्यूट अलग दिया है, तो पहले हमें सोल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन का जो मास होगा हमारा, मास ऑफ सोल्यूशन, वो 25 प्लस 5, 30 ग्राम। अब 5 ग्राम सब्सटेंस है इसके अंदर, तो सिंपली डेफिनेशन यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं 30 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। फॉर्मूला भी यही था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 50/3%। और हाँ, पूरा लिखने के लिए वेट बाय वेट, अदरवाइज फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे तो हमें पता है अगर कुछ नहीं दिया है तो वेट बाय वेट होता है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे लिखना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा इस न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 50/3 परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल था लेकिन डेफिनेशन पे बेस्ड था। अब जो अगले दो टर्म्स हैं मेनली उनका अभी यूज नहीं होगा, उनके लिए हमें काफी कुछ टाइट्रेशन में मेनली यूज होता है, लेकिन डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नॉर्मेलिटी सेम मोलरिटी जैसा है, बस यहाँ पे वहां पे कैपिटल एम था, मोल्स पर लीटर थे, यहाँ पे
ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर और वो समझना पड़ेगा, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं सिंपली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। सेम वैसे ही है, मोल्स की बजाय ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। तो नॉर्मेलिटी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली अभी हम बोलते हैं, नहीं पता हमें उतना डिटेल में, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये जो वैलेंसी फैक्टर वाला टर्म है हमारा, ये कैलकुलेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, समझ आना चाहिए। और हमारे लिए यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो ग्राम इक्विवेलेंट है बेसिकली मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला हमने अभी यूज किया है, जो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो अभी बेसिकली डेफिनेशन समझ रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट यूज कर लिया है। तो नॉर्मलिटी सिंपली क्या हो जाएगी यहाँ पे अगर समझोगे तो ये हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो दैट इज मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये रिलेशन समझाने के लिए मैंने तुम्हें ऊपर वाला ये रिलेशन दिया है, अदरवाइज इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी कनेक्ट करना आना चाहिए कि नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, कैलकुलेट करते थे वहां पे मोल्स कैलकुलेट करते थे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालने हैं तो सिंपली नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें एन और वी दिया होगा, तो इजिली वी कैन सॉल्व इट। और यहाँ पे हम लोग मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, उसको मिली इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो कई बार हम ऐसे लिखते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो एन इंटू वी इन ml। तो ये भी हमारे लिए काफी यूजफुल रहेगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सब डिस्कशन हम लोग टाइट्रेशन में करेंगे। अब लास्ट डेफिनेशन है पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन समझ आना चाहिए, डेफिनेशन से समझ आ रहा है मिलियन 10⁶। तो पहली चीज 10⁶ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे जहां पे अमाउंट बहुत कम होगा, तो हम बोलते हैं बहुत लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं जहां पे सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। तो सिंपली डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एवरी 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और ये पता ही है 10⁶ होता है, तो हम बोलेंगे 10⁶ पार्ट्स में जितने पार्ट सॉल्यूट के होंगे वो उसका ppm कहलाएगा। मतलब ppm ऑफ ए इन सोल्यूशन सिंपली नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। सेम जैसे मोल्स ट्रीट करते थे वैसे ही हम पार्ट्स ट्रीट करेंगे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ppm को दोनों के टर्म में निकाला जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ मास मतलब वेट भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स जो जनरली हम बोलते हैं बहुत कम यूज होता है। मेनली जो हमारा यूज होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ मास। लिखा भी है नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड, वी विल टेक ppm इन टर्म्स ऑफ मास। तो समझ आना चाहिए ppm हमें किस में कैलकुलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ppm सोल्यूशन है, इसका मतलब हुआ कि 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूट होगा। सिंपल 2 ppm मतलब 10⁶ ग्राम में 2 ग्राम, 10 ppm मीन्स 10⁶ ग्राम में 10 ग्राम। वैसे ही 100 ppm मीन्स 10⁶ ग्राम में 100 ग्राम। तो सिंपल डेफिनेशन भी समझ आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ये मास था, और अगर मोल होता तो हम बोलते 10⁶ मोल में 100 मोल। तो जनरली हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं मोल्स में, हम यूज करते हैं ppm इन टर्म्स ऑफ मास। तो ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। इसका एप्लीकेशन होता है हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करने में, जो हम आगे टाइट्रेशन चैप्टर में करेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, हमने सभी जो टर्म्स थे वो डिस्कस कर लिए, और इनका जो डिटेल्ड रहेगा वो आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।